दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास आज HP NV सीरीज़ का एक बोर्ड है। इसमें ये बोर्ड ऑन हो रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो आपको मैं आज डेमोस्ट्रेट करवाऊंगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आप इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं बोर्ड को। तो जैसा कि ये पार्ट नंबर देख रहे हैं आप HP का, हालांकि मैंने भी बहुत कम देखा है ये बोर्ड। तो LA-8711P है, रिवीजन 1.0 है। और इसको जब हम सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर HP NV M6 कंपाल का ये बोर्ड है और ये ग्राफिक साथ में है इसके। और PCH का भी नंबर मैंने ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि ऐसी PCH इसमें SLJBC लगी हुई है। तो चलिए, ये HM70 से अबव ही है कुछ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले पावर लगाएंगे और कंडीशन देखेंगे कि क्या है। तो लाइट ग्लो हो रही है, दैट इंडिकेट्स दैट कि आपकी बोर्ड में LDO बन रही है और IO उसकी जो है ये लाइट जलाने की परमिशन दे रही है, यानी कि बोर्ड ऑन है। और अब हम इसको टर्न ऑन करेंगे। तो टर्न ऑन करने के बाद देखिए ये लोड है इसका। तो 0.764 यानी करीब करीब बोल सकते हैं आप कि 1 एम्पेयर के करीब लोड जाता है इसका और डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अगर मैं इसका रैम खोल दूं, क्योंकि रैम मैंने अपनी लगाई भी है, तो नो डिस्प्ले लिखा हुआ भी है इसके ऊपर। जिस कस्टमर ने दिया मुझे तो उसने बता रखा है कि ये नो डिस्प्ले है। तो रैम नहीं ले रहा है। जैसा आपने देखा कि जब रैम नहीं लेता है तो इसमें क्या होता है कि बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपने एक चीज़ तो ध्यान दिया होगा कि रैम के ऊपर जो DDR3 होती है 204 पिन्स होते हैं। DDR4 है तो उसमें 260 या 64 पिन है उसमें। तो आपको सारी इंडिविजुअल पिन तो चेक नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ खास पिन है जो चेक करनी होती है आपको। और अगर वो वहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलती है तो उस वोल्टेज को जनरेट करना होता है। तो ये सब प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब आपकी रैम वोल्टेज एक्टिवेट हो जाती है। तो क्या हमारे बोर्ड में रैम वोल्टेज बन रही है? तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे, क्योंकि रैम नहीं ले रहा है। देखिए, चेक करने के लिए तो बहुत कुछ चेक कर सकते हैं आप, या मैं भी आपको घुमा सकता हूँ कि चलिए पहले 19 चेक कराते हैं, फिर उसके बाद 3-5 चेक कराएंगे। मैंने आपको क्या दिखाया कि मैंने ऑन किया तो इतना उठाया, विथ रैम भी और विदाउट रैम भी। ये इंडिकेशन हमारे लिए काफ़ी है कि रैम नहीं ले रहा है। अब जब रैम नहीं ले रहा है तो रैम की कॉइल लोकेट करेंगे हम बोर्ड में और देखेंगे कि क्या वो वोल्टेज बन रही है। तो ये देखिए, सीधे मैं आपको टू द पॉइंट लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हमें 0.238 वोल्टेज यानी 200 मिली वोल्टेज के करीब यहाँ पर हमें मिल रही है, जो कि इनसफिशियंट है। यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट होनी चाहिए थी अगर DDR3 है ये, और DDR3L होगी तो 1.35 वोल्ट चाहिए थी। तो ये तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज कम लग रही है। अब हम इसको स्कीमेटिक में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है PU 501 है। यहाँ पर जो IC है PU 501 है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं PU 501 के पास। ये है RT 8207 है। और इस IC में अब इसका जो कोडिंग है आप 3T के नाम से भी आती है, और यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है O 300 समथिंग करके लिखा हुआ है। IC का नाम समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको नाम सुनाऊँ, तो मैं भी एक बार आपको सुना देता हूँ क्या नाम है। Q352 ये नंबर है इसका। तो ये एक कोडिंग है। तो यहाँ पर RT 8207 है। और रिक्वायरमेंट क्या होती है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होती है आपको, जैसा कि हमने अपने क्लास में इसके इंटरनल लॉजिक डिटेल से बताई है कि रैम आपकी कब स्टार्ट होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उससे पहले, यानी रैम स्टार्ट होने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, नॉर्मली मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट पर काम करेंगे हम लोग। मैं इसकी पहले VDD चेक कर लूँगा, जितनी भी तरह की इसकी सप्लाई होगी वो हमें रिक्वायर्ड होगी। इसकी अनेबलिंग में मुझे चाहिए S5 पर वोल्टेज चाहिए ताकि हमारी VDD क्यू जनरेट हो सके। इसमें एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है, जो कैलकुलेशन है
कि आपकी जो अनेबलिंग होती है, जो वोल्टेज निकलती है, उसका एक कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर का एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है वीटीटी रेफरेंस। ये डिसाइड करता है कि आपकी बोर्ड में जो रैम की वोल्टेज है वो कितनी बनेगी। अब फर्ज कीजिए कि आपकी DDR3L लगी है, तो यही आईसी लगी होगी और वो 1.35 बना रही होगी इसके थ्रू। कैसे बनाती है, तो इसके लिए आपको हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल लॉजिक जो है वो हम आपको वहीं पे बताएंगे। मैं आपको सिर्फ एक केस स्टडी डेमोस्ट्रेट करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन नॉट ऑल ऑफ द टाइम। आपको सर्टन केस अगर मिल गया तो हो सकता है आप कर लेंगे, लेकिन अब ये अगर मान लीजिए कि वोल्टेज यहाँ पर हमें बढ़ी भी मिल रही है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि हमें जो आउटपुट मिल रही है ये कम मिल रही है, लेकिन अगर मैं फर्ज करिए कि यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है 1.5 VP जो वोल्टेज लिखी हुई है, ये वोल्टेज अगर यहाँ पर मुझे 2 वोल्ट मिलने लगे या 1.8 वोल्ट मिलने लगे तो हम क्या करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन होगा। आप ज़रूर आंसर दीजिएगा कि आप कैसे इसको डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज क्या होनी चाहिए और इसको कैसे सेट करते हैं, इसमें क्या रोल होता है ट्रिप का, और ट्रिप कैसे काम करती है, इसमें मॉड क्या होता है। तो आगे चल करके इसमें हम वो भी देखेंगे कि वो सब क्या होता है। बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने की बात। नॉर्मली लोग समझ लेते हैं कि हाँ बस अनेबल आ गई और रैम की वोल्टेज मिल जानी चाहिए, वो तो ठीक है मिल जानी चाहिए, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ी भी हो या घटी भी हो तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। नॉर्मली लोग बता देते हैं कि फीडबैक चेक कर लेना चाहिए, तो फीडबैक में भी क्या लॉजिक है, इसमें इसका क्या रोल है वीटीटी रेफरेंस का। तो ये सब बातें हम लोग वीडियो कोर्स में हम लोग सीखेंगे। बाकी अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें जो हमें अचीव करना है बोर्ड में, वो हमें 1.5 वोल्ट अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर 8 नंबर पिन पर वोल्टेज होनी चाहिए। तो आइए हम लोग चेक करते हैं 8 नंबर पिन पर क्या हमारी वोल्टेज आ रही है। तो ये बोर्ड अभी ऑन ही है और ये लगी हुई आईसी, तो चेक करते हैं। तो 5 नंबर 1 से लेकर के 5 तक यहाँ हो गया, 6 7 8 पर चेक कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए अनेबल जो VDDQ अनेबल है वो सिस्टम ऑन है इसके अंदर, ठीक है। सिस्टम ऑन यहाँ पर आएगी 0 ओम के थ्रू पार होकर करके वो जा रही है 8 नंबर पिन पर, और उसके बाद वो बनाएगी आपकी ये सिस्टम ऑन यहाँ आएगी 8 नंबर पर। तब आप उम्मीद करेंगे कि आपकी स्विच होगी 1.5 वोल्ट, ये रैम की वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पर तो कोई अनेबल आया ही नहीं, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज मिल रही है, हो सकता है किसी के थ्रू मिल रही होगी। एक बार और चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, क्या हमारी 7 नंबर पिन पर जो VTT अनेबल है वो आ रही है। तो जरा इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही खास पॉइंट है, इसलिए मैं आपको चेक करा रहा हूँ ये चीज़ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी जो आर्किटेक्चर है, देखिए बात क्या है कि जैसे ये 3rd जनरेशन का बोर्ड है, जनरेशन से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमें एक आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। वो आर्किटेक्चर क्या है कि आपके बोर्ड में VDDQ अनेबल नहीं, यानी VDDQ की वोल्टेज नहीं मिल रही है, लेकिन VTT अनेबल आ रही है। ये बताता है कि आपके बोर्ड में कोई पीछे से प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप IO खराब है या PCH खराब है। क्योंकि अगर ऐसा खराब होता तो सीक्वेंस के हिसाब से VDDQ नहीं बन रही है तो VTT भी नहीं बननी चाहिए, VTT की अनेबल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी अनेबल नहीं है तो VTT की भी अनेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसकी अनेबल आएगी, उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद इसकी अनेबल आएगी। अगर टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर टाइम डायग्राम के हिसाब से बात करें तो पहले 8 नंबर आएगी, फिर 7 नंबर आएगी। तो हमें 8 नंबर नहीं है, लेकिन 7 नंबर परफेक्ट है और हमें VTT भी मिलनी चाहिए। हो सकता है, अगर देख लेते हैं क्या कंडीशन है, ऐसा केस तो कम ही देखने को मिलता है। तो 5 इधर है, 5 इधर, 5 इधर, 20 नंबर पिन देख लेते हैं VTT क्या बन रही है हमारी। तो नहीं बन रही होगी, क्योंकि इसका सिंपल सा तरीका ये है कि VTT बनने के लिए सप्लाई वोल्टेज लेता है रैम की, ठीक है। VTT बनने के लिए जो सप्लाई वोल्टेज है ये लेता है। अगर ये वोल्टेज ही नहीं बन रही है हमारी, यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखिए, ये वोल्टेज हमारी यहाँ पर नहीं बन रही है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि VTT को सप्लाई मिल रही है। तो VTT को तो सप्लाई नहीं मिल रही होगी ये, ठीक है। तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें VTT मिलेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वोल्टेज जनरेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S5 की जो वोल्टेज एनेबलिंग आ रही है इसको चेक करेंगे ये कहाँ से आ रही है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करके देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। तो कॉपी ऐसे नहीं हो रहा है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, SYSON, सिस्टम ऑन
दो आर्किटेक्चर है, SLP S4 से अनेबल कराता है या कंपाल के ज़्यादातर बोर्ड में सिस्टम ऑन से अनेबल कराता है। तो सिस्टम ऑन ही है यहाँ पर मेन। तो 95 नंबर पिन है आयो की। तो आइए अब जरा सा आयो की 95 नंबर पिन चेक करते हैं। तो ये हो गया 32, 64 और 96। तो ये है 95। यहाँ पर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रैच वगैरह कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से कुछ ट्रैक ही कटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें वोल्टेज मिल रही है और इसके ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि, और ये यहाँ से जाएगा, ये 0 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो कुछ करते हैं हम लोग। तो ये देखिए ट्रैकिंग है, यहाँ से ये जो ट्रैक आ रहा है ये यहाँ तक आया है। तो मैं इसका एकदम लोएस्ट पॉइंट ढूंढता हूँ कि कहाँ पर मैं ट्रैक पर जोड़ सकूँ। यहाँ पर जोड़ूंगा मैं, ठीक है, यही पॉइंट है। चूँकि अभी मैं आपको इसको पावर निकाल देता हूँ और थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ। कितना लंबा जंपर नहीं चाहिए मुझे, जंपर मुझे छोटा ही लगाना है, ठीक है। ये पॉइंट है और यहाँ पर अगर मैं किसी तरह से वोल्टेज पहुँचा दूँ तो मेरा काम लगता है हो जाएगा। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा कि क्या ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मुझे ले जाना है 8 नंबर पिन पर, ठीक है। ये हुआ इसका 8 नंबर पिन, तो बिल्कुल सही है। तो ये बिप बोल रहा है, तो हमें इस पिन पर एक जंपर जोड़ करके, और यहाँ पर देखिए ये कटा हुआ है, ये जबकि जुड़ा होना चाहिए था। तो ज़रा इसका स्क्रैच कर लेते हैं, यहाँ पर शायद कुछ पॉइंट निकल जाए मुझे। थोड़ा सा मुश्किल भी होगा लेकिन अभी इसको हम लोग करेंगे। थोड़ा मैं साफ़ करके देख लेता हूँ कि बाहर की तरफ अगर कुछ नज़र आ जाता है तो ट्रैक बिल्कुल कट चुका है। हमें एक पॉइंट जोड़ करके निकालना होगा। तो चलिए हम लोग ट्रैक बनाते हैं। तो इसके लिए मैं कोटेड वायर लेता हूँ और कोटेड वायर को जंपर लगाना मुझे। तो इसलिए मैंने ये माइक्रो सोल्डिंग आयरन लिया था इसी सब दिनों के लिए। थोड़ा सा मुझे पेस्ट भी लेना पड़ेगा। पॉइंट बना लेता हूँ पहले मैं, जहाँ पर मुझे सोल्ड करना है इसे। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही एक कटा हुआ है ट्रैक, तो कहीं वो जुड़ नहीं जाए, इस बात का ध्यान भी रखना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने जोड़ दिया है। अब इसको ले जा करके मैं यहाँ जोड़ूंगा, लेकिन मैं जोड़ने से पहले यहाँ पर मैं अपना एक स्टिकर लगाऊंगा, ताकि फ्यूचर में ये ऐसा नहीं हो कि ये किसी और चीज़ से टच हो जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इससे मैं जोड़ने से पहले यहाँ पर अपना एक लैपटेक्स का नॉन रिमूविंग ये लगाना चाह रहा हूँ। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये कहीं और से नहीं टकराए, ठीक है। ये मैंने किया है ताकि सेफ हो जाए पूरी तरह से। मुझे पेस्ट लगाना पड़ेगा फिर। क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह की कमी है,
और आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से दो पिन आपस में टच ना हो। तो इसको मैंने परफेक्टली सोल्ड कर दिया है। थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बखूबी लगा दिया है। इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। मैं भी थोड़ा एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ कि पिन बिल्कुल आपस में जुड़ी नहीं है और अपने अपनी जगह पर है ये। और इसकी अब मैं कंटिन्यूटी पहले आपको चेक कराऊंगा कि जो 0 ओम है, जो सिस्टम ऑन की सप्लाई रैम आईसी के अंदर जाएगी, वो इस रजिस्टर से पास होकर के जाएगी और यहाँ से ये कनेक्टेड होना चाहिए और अगल बगल के जो पिन है उससे ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बस इतना ही आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको एक पिन कनेक्टेड है 95 नंबर और इधर से ये कनेक्टेड नहीं है, यानी सारी सेपरेट है। अब इसमें हम लोग पावर लगाएंगे और ऑन करेंगे। तो अभी मैंने रैम नहीं लगाया है क्योंकि मेरी रैम है शॉर्ट सर्किट होकर के ख़राब भी हो सकती है, इसलिए बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो अब ऑन कर लेते हैं एक बार। चेक क्या करना है, हमें चेक करना है, उठा तो रहा है उतना ही जितना था पहले ये, क्योंकि अभी रैम नहीं लगाया मैंने। मुझे सिर्फ मतलब है कि हमारी रैम की वोल्टेज प्रॉपर बनी कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1.5 वोल्ट ये प्रॉपर बन चुकी है। तो अब रैम लगा करके मैं इसमें चेक करूंगा वोल्टेज। तो अब मैंने रैम लगाया है। तो देख रहे थे आप कि 700 समथिंग वोल्टेज मिली एम्पेयर का लोड ही ले रहा था सिर्फ ये, जो कि ठीक नहीं था। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ रैम लगा करके। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि रैम की वोल्टेज तो बन गई है। डिस्प्ले मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ग्राफिक भी है, किसी ने बायस भी कर रखा है। मेरे पास तो जो सिचुएशन आया था वो मैंने अभी आपको दिखाया कि वोल्टेज कैसे बनानी है, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब इसमें मैं रीइंस्टॉल करवाऊँगा, फिर से एक बार बायस करवाऊँगा, देखूँगा कि ग्राफिक से भी इशू हो सकता है। यहाँ की जो वोल्टेज हमारी कम आ रही थी वो प्रॉपर हो चुकी है। और एक बार समटाइम ऐसा होता है कि स्लॉट सपोर्ट नहीं करता है, तो रैम भी सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि मेरी एल है और इसमें एल की ज़रूरत नहीं है। तो एल जो होती है 1.35 होती है और इसमें 1.5 लगेगी। तो वोल्टेज तो प्रॉपर बन चुका है। लगता है कि डिस्प्ले भी आ गया होगा। तो मैं एक बार अपने डीएसओ पर चेक करा के देखा हूँगा कि शायद अगर आया होगा तो वेल एंड गुड। क्योंकि सारी चीज़ तो बन रही थी, सिर्फ कमी थी आपके कि रैम की वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रही थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर डिस्प्ले आएगा तो खुद दिखा देगा यहाँ पर, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा है कि डिस्प्ले आया, क्योंकि ग्राफिक का बोर्ड है, रैम लगा करके और निकाल करके भी सेम ही कंडीशन है। तो बायस वगैरह किया गया है, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम हो, या सम टाइम लेट डिस्प्ले भी आता है। तो फर्दर हम देखेंगे इसकी बायस कर करके। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें आपने देखा कि रैम अभी भी नहीं ले रहा है, हालांकि रैम की सप्लाई बन चुकी है। और जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो बिना रैम के भी वही लोड है और रैम लगा करके भी सेम लोड है। तो इसकी बायस भी कर ली है हमने, नॉन ग्राफिक भी इसको कन्वर्ट कर लिया है, फिर भी कंडीशन सेम है। तो किसी ने इसकी बुरी तरह से हीट मारा है, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा काला भी हुआ है। तो पीसीएच लगता है ख़राब हो गई है, क्योंकि इसकी जीएफएक्स जनरेट नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी वोल्टेज प्रॉपर है, कोर बन रही है और वीसीसी एसए, वीसीसी एसटी सारी वोल्टेज 3-5 है। ये यहाँ पर सारी वोल्टेज मैंने चेक करी, ये प्रॉपर बन रही है। वीडीटी भी सही बन रही है। अनेबल इसकी जीएफएक्स नहीं हो रही है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल चाहे तो बायस होती है या पीसीएच होती है। जब रैम नहीं ले रहा होता है तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो अब इसमें कस्टमर को हम लोग एस्टिमेट देंगे कि पीसीएच चेंज होगी इसमें। तो गलती यहीं पर से हो जाती है। हालांकि देखिए, प्रॉब्लम आपको मैंने दिखाई कि प्रॉब्लम यहाँ थी, जिसकी वजह से जो रैम की प्रॉपर वोल्टेज है वो नहीं बन रही थी। अननेसेसरी इसके ऊपर किसी ने हीट मार दिया है, जिसकी वजह से देखिए ग्लू वगैरह सब उखाड़ा हुआ है साइड से। तो किसी ने ग्लू हटा करके हीट मारा है इसके ऊपर, तो ये गलती हो गई है।
अगर हीट ना मारा होता तो मुझे लगता है कि ये बोर्ड ठीक ठाक से डिस्प्ले आ चुका होता। तो चलिए, अभी तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि कस्टमर हमारे ये पंजाब से हैं। इसको पहले मैं एस्टिमेट दूंगा, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस करूँगा। तो आई होप गाइस कि आपको आपने एंजॉय किया होगा इस केस स्टडी को। हालांकि देखा कि आपने कि जो रिपेयरिंग करने में हम कहीं पर भी स्टॉक अप हो सकते हैं। हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है ये समझने की कि क्या लॉजिक है बोर्ड में, क्या बनाना है। अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया है कि ये बोर्ड में नहीं बन रही है, मुझे ये जनरेट करने से काम बन जाएगा, तो आप सही रास्ते पर, आप सही रिपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि हमारा काम रिसर्च का है और हम नए तरीके से ढूंढते रहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम मिल सकती है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग अब एक लेटेस्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि नोवोटोन की जगह पर ENE लगाएंगे, उसमें काफ़ी कुछ जुगाड़ करना होता है, तो वो सब वीडियो भी आप लोग देखेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि लैपटॉप रिपेयरिंग ठीक ठाक से सीखना है तो आप उसके लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को सीखना है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप जैसे आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।